हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं शुग वंश के बारे में। इस एक वीडियो में आपको शुग वंश की हर जानकारी मिलने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखना। हम स्टार्ट करते हैं। शुग वंश की स्थापना किसने करी थी? शुग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुग ने करी थी। और पुष्यमित्र शुग कौन था? वो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था। आगे हम पढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को सेना का प्रदर्शन दिखाने के लिए बुलाया और उसके बाद सब सेना के सामने, सारी सेना के सामने बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुग वंश को स्थापित किया। तो ऐसा कहा जाता है। और उसने शुग वंश का राज्य स्थापित होते ही उसने क्या किया? पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी उज्जैनी स्थानांतरित कर दी, ऐसा कहा जाता है। तो हमने आपको बता दिया कि शुग वंश की स्थापना किसने करी थी और कैसे हुई थी। आगे हम पढ़ते हैं कि हमें शुग वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो शुग वंश की इस जानकारी हमें साहित्यिक स्रोत पंतजलि के महाभाष्य से मिलती है। और जो पुराणों से, कौन से पुराण से हमें जानकारी मिलती है? कालिदास की मालविका अग्निमित्रम से और बाणभट्ट के हरिश्चरित्र से, जैन लेखक मेरुतंग की थेरावली से, बौद्ध महायान ग्रंथ दिव्यवादान से और तारानाथ लिखित बौद्ध धर्म के इतिहास आदि से हमें शुग वंश की जानकारी मिलती है। आगे हम पढ़ते हैं शुगों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो शुगों की उत्पत्ति के बारे में बताना एक दुष्कर कार्य है, क्योंकि शुगों के बारे में हर विद्वान का अलग मत है। तो हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो दिव्यवादान नामक बौद्ध ग्रंथ में कहा है कि पुष्यमित्र शुग ने मौर्य साम्राज्य को तो नष्ट किया था, लेकिन वो खुद ही एक मौर्य वंशीय था। मतलब कि वो एक खुद ही मौर्य वंश से संबंध रखता था। आगे हम बढ़ते हैं। कुछ विद्वानों की धारणा है कि शुग वंश का संबंध ईरान से था। ऐसा इस आधार पर माना जाता है कि शुग वंशीय शासकों के नामों में मित्र और ईरान में प्रचलित मित्र अर्थात सूर्य की पूजा से संबंध था। आगे हम बढ़ते हैं। इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल के विचारानुसार पुष्यमित्र मौर्य वंश के राजपुरोहित का पुत्र था, अतः शुग ब्राह्मण थे। आगे हम पढ़ते हैं। पाणिनि शुगों के भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण बताता है। तो पाणिनि शुगों को क्या बताता है? भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण। कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम में पुष्यमति के पुत्र अग्निमित्र को वैदिक वंशीय व कश्यप गोत्र का बताया है। आगे हम पढ़ते हैं। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने शुगों को ब्राह्मण कहता है तथा पुष्यमित्र को ब्राह्मण राजा कहता है। अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शुग ब्राह्मण थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए वैदिक या ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया। आगे हम पढ़ते हैं कि पुष्यमित्र शुग ने राजनीतिक एकीकरण कैसे किया। तो हम पढ़ते हैं। मौर्य सत्ता हथियाने के पश्चात ही उसने मौर्य साम्राज्य के बिखराव को रोकने का प्रयास किया। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार कायम करते ही वह इस दिशा में प्रयत्नशील हो गया कि कैसे कौशल वत्स और अवंती पर अपने पुण्य पकड़ मजबूत कर सके। उसने अवंती राज्य में स्थित विदिशा नगर अर्थात पूर्वी मालवा मध्य प्रदेश से बेसनगर में साम्राज्य की दूसरी राजधानी स्थापित की। उसने अग्निमित्र को विदिशा का उपराजा के रूप में नियुक्त किया। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के विभिन्न भागों में उसने अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त किया और केंद्रीय नियंत्रण स्थापित किया और वह खुद पाटलिपुत्र पर शासन करता रहा। इस प्रकार पता लगता है कि उसने कैसे राजनीतिक एकीकरण किया और अपने साम्राज्य को कैसे बढ़ाया। तो हम आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि विदर्भ का संघर्ष। शुग साम्राज्य के टाइम में विदर्भ के संघर्ष की एक जो उनको विजय प्राप्त हुई वो काफी इंपॉर्टेंट है। हम उसके बारे में पढ़ते हैं। विदर्भ का संघर्ष। विदर्भ राज्य का उत्थान मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ के समय मगध दरबार में दो गुट शक्तिशाली थे, मंत्री या अमात्य वर्ग और सेनापति वर्ग। यज्ञसेन मंत्री गुट के समर्थन में विदर्भ का शासक बन बैठा और बाद में बृहद्रथ की हत्या के बाद उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। इससे क्या हुआ? विदर्भ जो यज्ञसेन था विदर्भ का राजा और जो पुष्यमित्र, दोनों के बीच में शत्रुता बढ़ गई। और आगे हम पढ़ते हैं कि मालविका अग्निमित्र से पुष्य
पुष्यमित्र और यज्ञसेन के बीच हुए संघर्ष का विवरण हमें प्राप्त होता है। तो मैं आपको साथ में बता भी रही हूँ कि कहाँ कहाँ से हमें क्या विवरण मिलता है। आगे हम पढ़ते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि यज्ञसेन का चचेरा भाई माधवसेन पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र का मित्र था। जब माधवसेन अग्निमित्र से मिलने विदिशा की तरफ जा रहा था, तब यज्ञसेन के एक सैनिक ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तब अग्निमित्र ने यज्ञसेन से माधव को रिहा करने की मांग की, परंतु इसके बदले में यज्ञसेन ने शुगों की कैद में पड़े अपने साले को छोड़ने की मांग की। फिर अग्निमित्र ने इसके उत्तर में वीरसेन को विदर्भ पर आक्रमण करने का आदेश दिया और युद्ध में यज्ञसेन की पराजय हुई और बाद में विदर्भ का राज्य अग्निमित्र और माधवसेन में विभक्त हो गया। तो हमने एक विदर्भ के संघर्ष के बारे में पढ़ा। आगे हम पढ़ते हैं यवनों का आक्रमण। पुष्यमित्र के समय दूसरी महत्वपूर्ण घटना यवनों का आक्रमण एवं पुष्यमित्र शुग का उनके साथ युद्ध। तो हम पढ़ते हैं कि उत्तर मौर्य काल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा से बढ़ते हुए साकेत अर्थात अवध, यूपी, मध्य का अर्थात चित्तौड़, राजस्थान और सिंधु तक यवनों ने आक्रमण किया। आगे हम पढ़ते हैं कि पुष्यमित्र ने यवनों को पीछे धकेल दिया, लेकिन यवन चुप नहीं बैठे। तो हमें यवनों के आक्रमण के बारे में कहाँ से पता लगता है? तो गार्गी संहिता के युग पुराण से पता चलता है कि यवनों ने साकेत, पंचाल और मथुरा तक विजय प्राप्त की थी। पतंजलि के महाभाष्य और कालिदास के मालविका अग्निमित्र से यवन आक्रमण का उल्लेख है। आगे हम पढ़ते हैं पंचाल और मित्र शासकों के सिक्कों और यूनानी इतिहासकार स्ट्रैबो के विवरण में भी यूनानी आक्रमण की जानकारी है। आगे हम पढ़ते हैं कि कालिदास के अनुसार जब वसुमित्र अर्थात अग्निमित्र का पुत्र अश्वमेघ यज्ञ के घोड़ा लेकर घूम रहा था, तब सिंधु नदी के किनारे उसे यवनों ने पकड़ लिया। तब वसुमित्र ने यवनों को परास्त करके उनसे घोड़ा वापस ले लिया। आगे हम पढ़ते हैं कि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि डेमेट्रियस के नेतृत्व में जो ये यवनों ने आक्रमण किया था, और यद्यपि कुछ विद्वान मानते हैं कि यवनों का नेता मिनाडर या मिलिंद था और ऐसा कहा जाता है कि यह यवनों के साथ दूसरा युद्ध था। आगे हम पढ़ते हैं कि अन्य साम्राज्य विस्तार। बरार और यवनों पर विजय प्राप्त करने के अतिरिक्त पुष्यमित्र ने पश्चिमी भागों पर भी विजय प्राप्त की। तो उसका विवरण हमें कैसे मिलता है, हम पढ़ते हैं। दिव्यावादान और लामा तारानाथ के विवरण से प्रतीत होता है कि पुष्यमित्र ने पंजाब के जलंधर व सियालकोट पर भी विजय प्राप्त की। B.A. स्मिथ का विचार था कि पुष्यमित्र को कलिंग के शासक खारवेल का भी सामना करना पड़ा, परंतु आधुनिक विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते। प्रोफेसर H.C. राय चौधरी के अनुसार किसी भी हालत में खारवेल पुष्यमित्र का समकालीन नहीं हो सकता। खारवेल की तिथि प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में मानी गई है। साथ ही खारवेल के अभिलेख में उल्लेखित मगध राज बृहस्पति मित्र पुष्यमित्र से भिन्न था। आगे हम पढ़ते हैं कि पुष्यमित्र की धार्मिक नीति क्या थी। तो पुष्यमित्र का शासनकाल बहुत महत्वपूर्ण था। धार्मिक नीति से भी उसके समय ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। उसने पूजा, यज्ञ एवं बलि की प्रथा को पुनर्जीवित किया। आगे हम पढ़ते हैं कि धनदेव के अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि उसने अश्वमेघ यज्ञ किए। तो ऐसा कहा जाता है कि उसने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए। तो कहते हैं कि एक विदर्भ की जब विदर्भ का राज्य उसे मिला था तब उसने युद्ध किया था, और दूसरा उसने किया था यवनों पर जब उसने विजय प्राप्त करी थी। आगे हम पढ़ते हैं कि दिव्यावादान के अनुसार उसने बौद्ध विहारों को नष्ट करवाया और भिक्षुओं की हत्याएं भी की। लेकिन महावंश से ज्ञात होता है कि शुग काल में अनेक बौद्ध विहार अच्छी हालत में थे, जिसमें हजारों भिक्षु निवास करते थे। इतना ही नहीं, बरहुत के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण एवं सांची बोध गया स्तूप की वेदिकाएं शुग काल में बनी हैं। अतः शुगों पर धार्मिक कट्टर पंथ का आरोप लगाना उचित नहीं है। उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में बौद्धों पर जो भी अत्याचार हुए वे इसलिए थे कि बौद्ध भिक्षु राजनीतिक षड्यंत्रों में भाग ले रहे थे एवं यूनानियों की सहायता कर रहे थे। तो आगे हम पढ़ते हैं कि शुगवंश के साहित्यिक स्रोत की बात करें तो उस समय कई नई महत्वपूर्ण रचनाएं हुई। मनुस्मृति की रचना इसी समय हुई, जिसने वैदिक धर्म के अनुरूप समाज
में ब्राह्मण की श्रेष्ठता एवं वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया। आगे हम पढ़ते हैं कि पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर अपनी महत्वपूर्ण टीका महाभाष्य की रचना की। तो हमने शुग वंश का धार्मिक व्यवस्था भी पढ़ ली। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि शुग वंश के उत्तराधिकारी कौन कौन थे। पुष्यमित्र का पहला उत्तराधिकारी अग्निमित्र था। उसने पंजाब के यूनानी शासकों से महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए और वह अधिकांश समय भोग विलास में व्यतीत करता था। अग्निमित्र विदिशा के उपराजा की हैसियत से कार्य कर रहा था। आगे हम पढ़ते हैं कि इसकी मृत्यु 143 ईस्वी में हुई और मालविका अग्निमित्र का जो नायक है वो भी अग्निमित्र ही है। आगे हम पढ़ते हैं कि अग्निमित्र का उत्तराधिकारी कौन था। अग्निमित्र का उत्तराधिकारी ज्येष्ठ अर्थात जेठ मित्र था। यह अग्निमित्र का छोटा भाई था। उसने 7 वर्षों तक शासन किया। इसका शासन महत्वहीन था अर्थात उसके राज्य में कोई घटना की जानकारी हमें नहीं मिलती। आगे हम पढ़ते हैं कि वसुमित्र इस वंश का तीसरा राजा था। वसुमित्र उसने यूनानियों को राजा बनने से पहले ही परास्त कर दिया था। उसने 132 से 126 ईस्वी पूर्व के मध्य राज्य किया। हरिश्चरित्र के अनुसार मृतदेव अर्थात मूलदेव ने एक नाटक के प्रदर्शन के दौरान किसकी वसुमित्र की हत्या कर दी। आगे हम पढ़ते हैं कि भगवत पुराण के अनुसार वसुमित्र का उत्तराधिकारी भद्रक था। इस शासक की पहचान कुछ विद्वानों ने पभोसा अभिलेख के शासक उदाक तथा बेसनगर के गरुड़ स्तंभ में उल्लेखित काशीपुत्र बागभद्र से की है, जो अभी संदेहजनक है, मतलब कि इसके बारे में संदिग्ध है। आगे हम पढ़ते हैं कि पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद सबसे महत्वपूर्ण राजा भागवत था, जो 9वां राजा बना था शुगवंश का। उसने करीब 32 वर्षों तक शासन किया। उसके राज्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि तक्षशिला के यूनानी शासक एंटियलकिड्स के राजदूत हेलिओडोरस का शुग दरबार में आगमन। आगे हम पढ़ते हैं कि यूनानी होते हुए भी उसने बेसनगर अर्थात विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना करवाई। इस पर खुदे अभिलेख में शुग शासक काशीपुत्र भागभद्र का उल्लेख किया गया है। प्रोफेसर भंडारकर के अनुसार भागवत ही था। भागवत शुग वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा था। आगे हम पढ़ते हैं कि अंतिम शुग शासक कौन था। तो अंतिम शुग शासक देवभूति या देवभूमि एक तरुण एवं अत्याचारी शासक था। जो अंतिम शासक था वो देवभूति था। वो एक तरुण और अत्याचारी शासक था। पुराणों से विदित होता है कि 10 वर्षों के शासन के पश्चात उसके अमात्य वासुदेव ने लगभग 75 ईस्वी पूर्व में उसकी हत्या कर दी और राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और शुगों के शासन को समाप्त कर दिया और मगध पर कण्वों का आधिपत्य हो गया। तो यहाँ पर शुग शासन हमारा समाप्त होता है। तो हमने शुग शासन के बारे में सारा पढ़ा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस